हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन गोविंद पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 27 नंबर का जो पेज है वो अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। तो सबसे पहले वांग भट्ट के अनुसार गर्भ के विकार बताए गए हैं। ठीक है, तो वांग भट्ट के अनुसार गर्भ के विकार कितने बताए गए हैं। तो सबसे पहले वांग भट्ट के अनुसार जो गर्भ के विकार हैं उसमें उपविष्टक बताया गया। उपविष्टक क्या होता है एक्चुअली में, तो उपविष्टक के विषय में बोला गया है कि सार भाग एवं क्या है सु आकार प्राप्त गर्भ न बढ़ता हुआ कोष्ठ गर्भाशय में ही गति करता हुआ रुक जाता है। इस अवस्था को उपविष्टक कहते हैं। उससे क्या होता है, उदर नहीं बढ़ता है। मतलब ये बोला गया है सार भाग एवं सु आकार प्राप्त हुआ गर्भ, यानी कि प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुका है आपके गर्भ का। ठीक है, लेकिन क्या है वो गर्भ जो है नहीं बढ़ता है और कोष्ठ जो है गर्भाशय में ही गति करते हैं। ठीक है, तो जो है क्या है वो गर्भ जो है वो नहीं बढ़ेगा और कोष्ठ जो है गर्भाशय में ही गति करते हुए रुक जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, कि अगर कोई गर्भ है जिसका सार भाग तथा उसका सुआकार प्राप्त हो गया है और गर्भ जो है नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, और क्या बोला गया आपका कोष्ठ जो है गर्भाशय में गति करता हुआ रुक गया है, तो यह कौन से गर्भवापत के लक्षण है। तो ये मेनली उपविष्टक के लक्षण है। ठीक है, जिसमें क्या है उदर जो है नहीं बढ़ता है। इसको क्वेश्चन पेपर जब अपन लोगों ने सॉल्व किया था उसमें भी अपन लोगों ने डिस्कस किया था। वहाँ पे आपका क्या पूछा गया था, एज अ डायग्नोसिस पर्पस पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना, उपविष्टक के विषय में यहाँ पे ऐसा बताया गया है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे आपका इसी का ही थोड़ा सा जो श्लोक है उसको डिफाइन किया गया है कि जैसे कि संजात सारे मध्याति गर्भे योन परिस्त्रावा। ठीक है, पहला जो आपका बोले थे कि संजात सार हो जाता है, ठीक है, और गर्भ जो है नहीं बढ़ता है। इसके अलावा वही है। और सेकंड में बोला गया है वृद्धि मापनु वनम गर्भकोष्ठ तिष्ठति स्फुरः। ठीक है, मतलब वही है कि आपका जो कोष्ठ की ओर जो है, जो कोष्ठ है वो गर्भ की ओर मतलब जो है आपका आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे आपका जो श्लोकस के फॉर्म में है वो बताया गया है। ठीक है, जो अपन लोगों ने ऊपर में हिंदी में देखा। अब यहाँ पे अपन लोगों ने उपविष्टक देख लिया, उपविष्टक किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं नागोदर के विषय में। गर्भ विकार का अगला जो टाइप है वो क्या है आपका नागोदर। तो नागोदर में बोला गया है गर्भणी के द्वारा जब शोक उपवास व्रत स्नेह के प्रति द्वेष रखा जाता है तथा रुक्ष जो आहार है उनका सेवन करने से तथा योनि से अतिरिक्त स्त्राव हो जाने से कुपित वायु द्वारा गर्भ जो है शुष्क होकर के क्या हो जाता है आपका कृश हो जाता है और बढ़ा हुआ गर्भ उदर मतलब जो बढ़ा हुआ जो उदर है वो घटने लगता है क्योंकि शुष्क हो गया है। ठीक है, शुष्कता की वजह से कृशता आ गई है, तो जो बढ़ा हुआ जो गर्भ है, ठीक है, जो बढ़ा हुआ जो उदर है सॉरी वो घटने लग जाते हैं और इसमें स्फुरण देर से होता है। इसे ही क्या है नागोदर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसे ही क्या है नागोदर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे श्लोक में भी वही चीज़ को लिखा गया है, क्या बोला गया है, शोको उपवास रुक्ष अर्थार्थ योन्य अति स्त्रावा, यानी कि वही बोला गया है कि शोक उपवास व्रत तथा इस मतलब मेनली जो है क्या होता है इसकी वजह से या फिर योनि से अतिरिक्त स्त्राव हो जाने के कारण तथा वातेन क्रुद्ध कृष्णा। ठीक है, तो मतलब वायु जो है वो क्या है मेनली जो है वायु के जब इसके कारण क्या होता है आपका वायु प्रकोपित होता है। ठीक है, वायु क्रुद्ध कृष्णा यानी कि वायु जो है प्रकोपित होकर के व्यक्ति को क्या है कृश कर देते हैं और सुस्यस्य गर्भो नागोदरम तूतम। ठीक है, और जो आपका गर्भ है, ठीक है, वो शुष्क हो जाते हैं जिसके वजह से जो उदर है, ठीक है, वो क्या है घटने लग जाता है और स्फुरण नहीं होते हैं। यहाँ पे आपका हम बोला कि हियते स्फुरण चिरात, यानी कि स्फुरण नहीं होने लगता है, उसे ही क्या बोलते हैं नागोदर के नाम से जाना जाता है। तो ये मेनली श्लोकस थोड़ा याद रखना। ठीक है, श्लोकस में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं उनको। देन आगे बढ़ते हैं। तो लीन गर्भ के विषय में बताया गया। अब लीन गर्भ किसको बोलते हैं, तो लीन गर्भ के विषय में बोला गया है कि निर्ल्याख्य निस्फुरण, यानी कि जिस स्त्री को गर्भ में जब गतिशीलता बिल्कुल नहीं होती, निर्ल्याख्य निस्फुरण यानी कि बिल्कुल भी क्या है गतिशीलता नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, जो गर्भ है, जिस स्त्री का जो गर्भ है उसमें गतिशीलता बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, उसे अपन क्या बोलेंगे लीन गर्भ कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीन गर्भ की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा आपका बोला गया हर्षणी चिकित्सा। हर्षणी चिकित्सा में कहाँ कहाँ पे अपन लोग हर्षणी चिकित्सा कर सकते हैं, तो आपको उपविष्टक नागोदर लीन गर्भ में सदैव हर्षणी चिकित्सा करना चाहिए।
हर्षणी चिकित्सा मतलब जो क्या बोल सकते हैं अपन लोग, ऐसी चिकित्सा जो आपका क्या है जो गर्भ है उसको क्या है उसके ग्रोथ को वापस बढ़ा दे। मतलब हर्षणी चिकित्सा मतलब हर्ष एक प्रकार का आपको पता है ना, जैसे कि आपने शैल्य तंत्र के अंतर्गत पढ़ा है, ठीक है। तो हर्ष भी एक प्रकार का आपका चिकित्सा ही है, जिसमें क्या करते हैं जो शैल्य है, रुका हुआ जो शैल्य है उसको बाहर निकालने के लिए। तो उसी प्रकार से हर्षणी जो चिकित्सा है, ठीक है, मतलब खुश रखना एक हिसाब से ऐसा बोल सकते हो। तो ये चिकित्सा मेनली करना चाहिए कौन से, ये तीनों प्रकार के जो अपन लोगों ने गर्भ विकार पढ़े हैं, ओपिष्टक, नागोदर तथा लीन गर्भ के लिए सदैव क्या है हर्षणी चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका चरक अनुसार जो है किलास के टोटल तीन प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो किलास के टोटल 3 प्रकार बताए गए हैं, कौन सा आपका रक्त, ताम्र और शुक्ल, ठीक है। तो यहाँ पर अनुसार जो किलास है उसके टोटल 3 भेद बताए गए हैं चरक के सूत्र स्थान में, टोटल रक्त, ताम्र और शुक्ल, ठीक है। तो रक्त, ताम्र और शुक्ल ये आचार्य चरक के अनुसार जो है मेरे लिए 3 भेद बताए गए हैं, इसको आपको याद रखना है। फिर अगला जो श्लोक है उसमें आपका चरक चिकित्सा का श्लोक है, यहाँ पे बोला गया है दारुण चारुण स्वित्र किलासा नाम स्त्रिभी विज्ञेय तच्च त्रिदोषा प्रायश्यत। यानी कि जो आपका स्वित्र होता है उसके टोटल 3 टाइप होते हैं, कौन सा आपका दारुण होता है, चारुण होता है और किलाश होते हैं। ये टोटल 3 टाइप बताए गए हैं, देखते हैं अपन लोग। तो पहले दारुण बोला गया है। दारुण एक्चुअली में है क्या, तो दारुण जो होता है वो मेनली रक्तवर्णी तथा रक्त आश्रित होते हैं, ठीक है। तो दारुण की क्या प्रॉपर्टी होता है, ये रक्तवर्णी होता है और रक्त आश्रित होते हैं। जो आपका स्वित्र का जो टाइप बताया गया जो दारुण टाइप का होता है वो रक्तवर्णी और रक्त आश्रित होते हैं। अरुण जो होते हैं वो मेनली क्या है आपका ताम्रवर्णी तथा मांस आश्रित होते हैं। तो आपका अरुण जो आपका स्वित्र का टाइप बताया गया है वो क्या है आपका ताम्रवर्णी और मांस आश्रित होते हैं। जबकि जो किलास जो होता है वो श्वेतवर्णी तथा मेदो आश्रित होते हैं। जो किलास जो होता है वो श्वेतवर्णी तथा मेदो आश्रित होते हैं। तथा तीनों दोष यानी कि त्रिदोषज एवं उत्तरोत्तर दुष्चिकित्सकीय होते हैं, ठीक है। तो ये मेनली आपके क्लास के स्वित्र के संदर्भ में बताया गया है। फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो आगे आपका यहाँ पे आपका सुश्रुत के अनुसार क्लास के भेद बताए गए हैं। तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्लास के कितने भेद माने हैं, तो ये उन्होंने क्या है दोषों के आधार पर आपके बताए हैं, वातजन्य, पित्तजन्य और कब्जन्य, ये आचार्य सुश्रुत का मानना है, ठीक है। तो इसी पे अपन जो है पासवर्ड भी रखेंगे, ठीक है। जो आपका सुश्रुत है उन्होंने क्या है क्लास का जो भेद है वो 3 बताया है, ठीक है। और चरक ने मेनली जो है स्वित्र का जो भेद है वो 3 बताया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो पासवर्ड रहेगा मेनली SK3CS3, ठीक है। ये मेनली इस नोट्स का मैं पासवर्ड रखूँगा, ठीक है। तो कैपिटल में ही आपको जो है सारे वर्डिंग्स को लिखना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है ये तो हो गया आपका क्लास के भेद। इसके अलावा क्लास कुष्ठ का ही एक भेद होता है। यहाँ पे क्या बताया गया है, क्लास जो होता है वो कुष्ठ का ही एक भेद होता है। कुष्ठ और क्लास में भेद यह है कि क्लास केवल जो आपका त्वचागत होता है एवं स्त्राव रहित रोग होते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्लास कुष्ठ का ही एक भेद होता है, बट कुष्ठ और क्लास में मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका क्लास केवल जो है आपका स्किन का डिसीज है, त्वचागत रोग है और स्त्राव रहित रहता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। अब इसके टाइप्स बताए गए हैं वातजन्य, पित्तजन्य और कब्जन्य। जो वातजन्य होता है उसके आपका स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है वो बताया गया है कि मंडलाकार होगा, अरुण होगा, इसके अलावा परुष होगा तथा केस परिध्वंसी होगा, ठीक है। तो ये मेनली आपका वातजन्य जो है उसके लक्षण बताए गए हैं। तो मंडलाकार, अरुण, पारुष, केस परिध्वंसी, ये मेनली बताया गया। जो पित्तजन्य होता है, तो जो पित्तजन्य होता है वो पद्मपत्र प्रतिकाशम बताया गया है। जो पित्तजन्य होता है वो क्या है, पद्मपत्र प्रतिकाशम बताया गया है तथा परिदाह युक्त होता है। तो जो आपका क्या होता है, पित्तजन्य जो होता है प से पित्तजन्य और प से परिदाह युक्त और प से आपका क्या है पद्मपत्र प्रतिकाशा, ये मेनली आपके पित्तजन्य में बताए गए हैं। कब्जन्य के विषय में बात करें तो कब्जन्य जो होता है वो श्वेत, स्निग्ध, बहल और कंडुयुक्त होते हैं। तो कब्जन्य जो होता है वो क्या है, श्वेत, स्निग्ध, बहल और कंडुयुक्त बताया गया है, ठीक है। तो इसको आपको मेनली याद में रखना है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका माधव निदान ने मेनली इसके टोटल 3 भेद बताए हैं। कौन से इन्होंने 3 भेद बताए हैं, तो इन्होंने वातिक, पैतिक, कफज, ये 3 भेद बताए हैं। तो माधव निदान ने कितने भेद बताए हैं, 3 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज और कफज। वातज जो है वातज गुण के समान होगा, जैसे कि रुक्ष होगा, वात के कारण अरुण वर्णी होगा और रक्त आश्रित रहेगा। ये क्या है आपका वातिक के लक्षण है। तो वातज के लक्षण क्या है, रुक्ष होगा, अरुण वर्णी होगा और रक्त आश्रित होगा। जबकि पैतिक जो होता है वो कमल पत्रवत होता है। पैतिक क्या होता है, कमल पत्रवत होता है, ताम्रवर्णी का होता है
रोम विध्वंसी होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, रोम विध्वंसी होता है, ताम्रवर्णी होता है तथा मांस आश्रित होते हैं। ठीक है, तो ये मेनली स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स जो बता रहा हूँ उसको याद रखना। ठीक है, फिर कब्जन्य जो होता है वो श्वेत घन गुरु होता है, श्वेत घन गुरु तथा मेदो आश्रित होता है। तो आपका कब्जन्य जो होता है वो श्वेत घन गुरु तथा मेदो आश्रित होता है। ये क्या आपके कब्जन्य के विषय में माधव निदान ने मेनली लक्षण बताए हैं। किलास और दारुण ये जो है स्वित्र के ही पर्याय हैं। तो वांगभट जी ये बोले हैं कि किलास और दारुण जो होता है ये दोनों क्या है आपके स्वित्र के ही पर्याय हैं। ये आचार्य वांगभट जी ने बताया है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से याद रखना कि किलास और दारुण जो है मेनली स्वित्र के ही पर्याय बताए गए हैं। ठीक है, देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके स्वित्र के भेद बताए गए हैं। तो स्वित्र के मेनली दो भेद बताए गए हैं। कौन से दो भेद हैं? तो पहला आपका दोषज होते हैं और पहला आपका दोषज होता है, दूसरा आपका व्रणज होता है। ये क्या है भोज ने बताया है। ठीक है, भोज ने बताया है। ये दो भेद जो अपन स्वित्र के देख रहे हैं आपके क्या है भोज आचार्य भोज के अनुसार दो हैं, दोषज और व्रणज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये स्वित्र और किलास जो है वो कंप्लीट होता है, जो आपका टाइप्स अपन लोगों ने देख लिया। अब देन बात करते हैं आगे आपके धातु पोषण क्रम। ठीक है, धातु पोषण क्रम में जो आपके न्याय हैं, ठीक है, उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो उनका प्रतिपादन किसने किया और कौन से पर्याय हैं? तो पहले क्षीर दधि न्याय, आप लोगों ने पढ़ा है क्षीर से दधि का जिस प्रकार निर्माण होता है उसी प्रकार से धातुओं का आपका निर्माण होता है। तो क्षीर दधि न्याय जो है इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो दृढ़ बल ने किया है। क्षीर दधि न्याय का प्रतिपादन किसने किया है? तो दृढ़ बल ने किया है। पर्याय के विषय में बात करें तो सर्वात्म परिमाण पक्ष तथा क्रम परिमाण पक्ष मेनली इसके बताए गए हैं। ठीक है, तो सर्वात्म परिणाम पक्ष और क्रम परिमाण पक्ष इनको मेनली ये मानते हैं। फिर बात करते हैं केदारी कुल्य न्याय। केदारी कुल्य जो न्याय है उसको आचार्य सुश्रुत ने प्रतिपादित किया है। तो केदारी कुल्य न्याय को किसने प्रतिपादित किया है? जिस प्रकार से केदारी जो होती है, ठीक है, जो छोटी छोटी जो कुल्याएँ होती हैं उसमें आपका जो इस प्रकार से जल का जो पहली पास वाली जो आपकी कुल्या रहेगी, जो नली रहेगी, ठीक है, उसमें आपका जो है पहले जो है आपका वाटर जाएगा, उसी प्रकार पहले आपका जो है रस धातु का निर्माण होगा, फिर रक्त का, ऐसा करके केदारी कुल्य न्याय का पूरा डिटेलिंग आचार्य सुश्रुत ने मेनली प्रतिपादित किया है। इसके पर्याय में बोला गया है कि अंश परिणाम पक्ष को ये मेनली मानता है। ठीक है, तो अंशांश परिमाण पक्ष को मेनली जो है केदारी कुल्य न्याय मानता है। फिर बात करते हैं खले कपोत न्याय। तो खले कपोत न्याय का मेनली प्रतिपादन भाव प्रकाश जी ने किया है। किसने किया है? भाव प्रकाश जी ने किया है। तो खले कपोत न्याय का प्रतिपादन भाव प्रकाश जी ने किया है। ये जो है पृथक परिणाम पक्ष को मानता है। ठीक है, तो आपका खले कपोत न्याय क्या है? पृथक परिणाम पक्ष को मानता है। फिर बात करते हैं एक काल धातु पोषण। एक काल धातु पोषण का प्रतिपादन अरुण दत्त ने किया है। तो एक काल धातु पोषण का मेनली प्रतिपादन अरुण दत्त ने किया है। एक ही समय में समस्त धातु का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक ही समय में समस्त धातुओं का निर्माण हो जाता है। ये क्या है? एक काल धातु पोषण बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो और क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें तो जैसे कि आपका जो है चरक क्या बोलते हैं? क्षीरदधि न्याय का समर्थक करते हैं। ठीक है, आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है? क्षीरदधि न्याय का समर्थन किए हैं। आपके जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने खलो कपोत न्याय का भी समर्थन किए हैं। वांगभट जी ने मेनली जो है आपका क्या बोले हैं? तो एक एकल धातु पोषण न्याय का समर्थन किए हैं। और भाव प्रकाश तथा चक्रपाणी ने क्या है? केदारी कुल्य न्याय का समर्थन किए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि आपका जो है आचार्य जो चरक है उन्होंने क्षीरदधि न्याय का समर्थन किया है। आचार्य सुश्रुत ने क्या है? खलो कपोत न्याय का समर्थन किया है। आचार्य जो वांगभट जी हैं उन्होंने एक काल धातु पोषण न्याय का समर्थन किया है। और आपके भाव प्रकाश तथा चक्रपाणी ने केदारी कुल्य न्याय का समर्थन किया है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 27 नंबर का जो आपका तुलनात्मक अध्ययन का जो पेज है वो यहाँ पे फिनिश होता है। यहाँ पे आपका जो न्याय है उससे मेनली क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना। जो भेद हैं अपन लोगों ने किलास और स्वित्र के पढ़े हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या अपन लोगों ने डिस्कस किया वो भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ अपन लोगों ने यहाँ पे गर्भ व्यापत के विषय में देखा। ठीक है, तो गर्भ व्यापत के अपन लोगों ने 3 टाइप जो वांगभट के अनुसार बताए गए हैं उसके विषय में हमने देखा। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से हैं। ठीक है, उसको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे अपन एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं 28 नंबर का जो पेज है गोविंद पारीक जी के तुलनात्मक अध्ययन का वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।